डियर एस्पिरेंट्स, मैं के रोशन एक बार फिर से अपने बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म दीपा एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज क्लास 2 है। पिछले क्लास में हमने 66 बीपीएससी का शुरुआती कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया था और आज क्लास 2 में भी उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे उसको फिर से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर जुड़िए और एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर क्लास पसंद आता है तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। और चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हमारे 66 बीपीएससी में आए थे और उसको किस किस तरह से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है जो आज का 13 क्वेश्चन है और आज का पहला क्वेश्चन जो प्रीवियस क्लास में हम लोग 12 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, इसलिए आज 13 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बंगाल विभाजन के प्रतिरोध के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन जो हुआ था हमारा, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन इसको बंग भंग के नाम से भी बोला जाता है। 1905 में लॉर्ड कर्जन वायसराय था जिसने इस काम को किया था। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार माना जाता है और बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था संप्रदाय के आधार पर। एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल था, इसलिए उसके संचालन के लिए मुस्लिम रीति से उसका सारा कार्य संचालित हो रहा था और पश्चिमी बंगाल को हिंदू बहुल होने के कारण धर्म के आधार पर पृथक्करण कर दिया गया था। इस तरह से फूट डालो और राज करो की नीति जो थी अंग्रेजों की, उसको चरितार्थ करते हुए उसने बंगाल विभाजन किया था ताकि धर्म के आधार पर हिंदुस्तानी बटे रहे और उसको शासन करने में आसानी हो। देखते हैं बंगाल विभाजन जो हुआ था हमारा 19 जुलाई 1905 को। कब हुआ था? 19 जुलाई को हमारा बंगाल विभाजन हुआ था और इसी के अगेंस्ट में, इसी के प्रतिक्रिया के रूप में, बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया के रूप में, बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप जो हमारा आंदोलन शुरू हुआ था वह स्वदेशी आंदोलन शुरू हो चुका था। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन हमारा बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। कब? 19 जुलाई के बाद 7 अगस्त को, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन का विचार किसके मन में आया था? यह भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि कोई विचार सबसे पहले किसके मन में आया था। तो इसका विचार जो है सबसे पहले इसका विचार जो आया था, एक हमारे थे कृष्ण कुमार मित्र। अगर यह पूछ लिया जाए, अगर डीप क्वेश्चन पूछना हो तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है, कृष्ण कुमार मित्र। इन्हीं के मन में स्वदेशी आंदोलन का सबसे पहले विचार आया था, कृष्ण कुमार मित्र। इसको याद रखना है। और कृष्ण कुमार मित्र ने संजीवनी पत्रिका जो है हमारा, संजीवनी पत्रिका निकालते थे या उसी में इन्होंने संजीवनी पत्रिका जो निकालते थे, संजीवनी मैगजीन निकालते थे, उसी में इन्होंने इस विचार को प्रस्तुत किया था सबसे पहला बार। तो 7 अगस्त 1905 को हमारा स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। किसके फलस्वरूप? बंगाल विभाजन के फलस्वरूप, उसी के प्रतिक्रिया में। और बंगाल विभाजन प्रभावी जो हुआ था, प्रभावी कब हुआ था इसको याद रखना है। प्रभावी, एक पेन पेपर लेके बैठना है, नोट्स बनाते चलना है जिस तरह से हम बना रहे हैं। प्रभावी हुआ था हमारा 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर 1905 से यह प्रभावी हो गया था, 1905 से। तो 16 अक्टूबर जो है
उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। शोक दिवस, यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कितना बार एग्जाम में, कि बंगाल विभाजन के रूप में शोक दिवस के रूप में किस दिन को मनाया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को, दिन पूछ ले या दिवस पूछ ले, तो 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया गया, क्योंकि उस दिन से बंगाल विभाजन बंग भंग लागू हो गया था। और इस समय हमारे जो बाल गंगाधर तिलक थे वो भी सक्रिय थे राजनीति में। बाल गंगाधर तिलक बीजी तिलक, इनको भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। सारे पैन इंडिया स्तर पे इन्होंने आंदोलन को प्रेरित किया था। ये भारतीय अशांति का जनक इनको बोला गया था। किसके द्वारा? भारतीय अशांति का जनक इनको वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा बोला जाता है। एक अंग्रेज अधिकारी था, वेलेंटाइन सिरोल, वेलेंटाइन सिरोल, वेलेंटाइन डे वाला वेलेंटाइन नहीं, वेलेंटाइन दूसरा है। वेलेंटाइन सिरोल यह एक अंग्रेज अधिकारी थे, इनका वेलेंटाइन डे से कुछ लेना देना नहीं है। तो वेलेंटाइन सिरोल भारतीय शांति का जनक बोले किसको? बाल गंगाधर तिलक को, क्योंकि इन्होंने आंदोलन में बहुत अच्छे से योगदान किया था और पैन इंडिया स्तर पर इसको फैलाने का काम किया था। स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार, विदेशी सामानों का बहिष्कार और स्वदेशी का उपयोग, इससे अंग्रेज़ों को बहुत क्षति हुआ था। और इस तरह से जो क्रांतिकारी थे उसके प्रति उनमें अंग्रेज़ों में दुर्भावना भर गई थी और उनको अजीबोगरीब नाम से भारतीय शांति का जनक इस तरह से संबोधित किया करते थे। आगे देखते हैं। जो हमारा एक असहयोग आंदोलन, इसको भी एक बार, सारे आंदोलन को एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए ताकि आगे आने वाले एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। असहयोग आंदोलन हमारा कब शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन तो हो गया, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन का प्रतिक्रिया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? गांधी जी जब भारतीय राजनीति में आए तो उन्होंने 2-3-4 आंदोलन, जो उन्होंने बहुत मेजर आंदोलन उन्होंने क्रिएट किया। एक था असहयोग आंदोलन 1920 में, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और इसको पूरे भारत स्तर पे जब फैल गया तो एक दुर्घटना हो जाता है, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड, जिसमें लगभग 22 पुलिस वालों को, एक थाने को जला करके 22 पुलिस वालों को एक साथ जला दिया जाता है, थाना जलाने के उग्र भीड़ के द्वारा। और उसके बाद गांधी जी थोड़ा अहिंसा के पुजारी थे तो उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि भारतीयों के द्वारा हिंसा नहीं करवाना चाहते थे। तो चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस हो गया। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ, 2 साल तक लगभग चला यह आंदोलन और 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन को वापस ले लिया गया। 1922 में लगभग 5 फरवरी का दिन था, 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड होता है और 12 फरवरी को आंदोलन वापस हो जाता है। वापस हो गया 12 फरवरी को हमारा आंदोलन वापस हो जाता है। कौन आंदोलन? असहयोग आंदोलन, जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद एक हमारा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस इसको बोलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन को सिविल डिसोबीडियंस बोलते हैं। और 1930 में इसको शुरू किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और 2 बार शुरू किया गया था। एक बार 1932 में, 1932 में भी शुरू किया गया था दूसरी बार, जब गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को कुछ हाथ नहीं लगता है 1931 वाले गोलमेज सम्मेलन में, तो वापस आके उन्होंने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। पहला बार 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, जिसको दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है।
इसी का नाम है दांडी मार्च। दांडी मार्च, यहाँ पे गांधी जी नमक सत्याग्रह के नाम से भी इसको जाना जाता है। नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्या हुआ था? नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है इसको। क्या हुआ था? नमक पे अंग्रेजों ने कर बहुत बढ़ा दिया था, टैक्स लेना शुरू कर दिया था नमक पे। अभी ब्रिटेन से आने वाला नमक यूज करने देता था, यहाँ नमक बनाने नहीं देता था भारतीयों को। गांधी जी इसके विरोध में क्या किए? साबरमती से शुरू किए दांडी यात्रा। कहाँ से शुरू किए थे? साबरमती, गुजरात के साबरमती से शुरू किए दांडी यात्रा। साबरमती से शुरू किए थे और कहाँ तक गए थे? तो समुद्र किनारे एक दांडी गांव पड़ता है, इसीलिए इसका नाम दांडी यात्रा पड़ा, दांडी गांव। और वहाँ समुद्र किनारे जाकर के क्या किए थे? एक मुट्ठी नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था। एक मुट्ठी नमक बनाया था, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून को तोड़ते हुए एक मुट्ठी नमक बना करके उन्होंने उसका कानून तोड़ा था। एक बार पूछा गया क्वेश्चन यह भी है कि साबरमती से जो यात्रा शुरू हुआ था दांडी मार्च, इसमें कितना दिन लगा था? दांडी मार्च कितने दिनों की यात्रा थी? दांडी मार्च पूछा गया क्वेश्चन है, तो 24 दिन लगा था। 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था दांडी मार्च, 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल के दिन इन्होंने एक मुट्ठी नमक बना करके उस कानून को तोड़ा था। और एक हमारे थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने इस दांडी मार्च को नेपोलियन के पेरिस मार्च से और मुसोलिनी के रोम मार्च से इसका तुलना किया। नेपोलियन के, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, पेरिस मार्च और मुसोलिनी के, नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से इसकी तुलना की थी। रोम मार्च से तुलना की थी इस दांडी मार्च का, गांधी जी के दांडी यात्रा का तुलना किया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन का तुलना किया था नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से। पूछा गया क्वेश्चन है कि किसने तुलना किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने तुलना किया था। एक है हमारा पूर्ण स्वराज आंदोलन, देख लेते हैं। एक है हमारा पूर्ण स्वराज आंदोलन। पूर्ण स्वराज आंदोलन, इसको देख लेते हैं। कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है 1929 में, लाहौर अधिवेशन होता है कांग्रेस का 1929 में। और लाहौर अधिवेशन जो 1929 में होता है, इसी के दौरान हमारे जो नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, उन्होंने 26 जनवरी 1930 के दिन 1929 दिसंबर 1929 में यह आयोजन होता है अधिवेशन, दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। और JL नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को लाहौर में ही रावी नदी के तट पर, लाहौर के रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया और उसी दिन पूर्ण स्वराज
आंदोलन का निर्णय लिया गया, पूर्ण स्वराज आंदोलन उसी समय से कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से हमारा पूर्ण स्वराज आंदोलन का शुभारंभ हुआ। और 26 जनवरी 1930 को जो पूर्ण स्वराज के लिए जो प्रतिबद्धता दिखाया गया, उसी का परिणाम था कि हमारा जो संविधान बना 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, लेकिन लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इस दिन का इंतज़ार इसीलिए किया गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज के लिए बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था, उसके लिए प्रतिबद्ध हुए थे लोग, इसीलिए 26 जनवरी का दिन अहम था। और उसी दिन 26 जनवरी 1930 से लगातार उस दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 से बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, लगातार इस दिन से लगातार जो है लगातार हर साल हर वर्ष क्या मनाया जाता था इंडिया में? स्वतंत्रता दिवस। कांग्रेसी और इंडियंस जो थे स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, लेकिन स्वतंत्रता तो 15 अगस्त को मिला, तो इस 26 जनवरी के दिन को भी कोई महत्व मिलना चाहिए था। तो 26 जनवरी का दिन था, इसको भी महत्व मिलना चाहिए था। तो संविधान लागू करके क्या किया गया? इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मान्यता मिला। गणतंत्र दिवस के रूप में मान्यता मिला। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज के लिए रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया था। उस दिन से लगातार हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1931, 26 जनवरी 1932 हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था 26 जनवरी के दिन। ये हमारा स्वतंत्रता दिवस है। लेकिन स्वतंत्रता 15 अगस्त को मिला, तो स्वतंत्रता दिवस हमारा 15 अगस्त हो गया। और 26 जनवरी को महत्व देने के लिए क्या किए कि उसको गणतंत्र दिवस के रूप में संविधान लागू करके उसको गणतंत्र दिवस के रूप में याद किया जाने लगा। इस तरह से 26 जनवरी 1930 का बहुत महत्व है, जो आते आते 26 जनवरी 1950 तक गणतंत्र दिवस बन गया। 26 जनवरी 1930 का स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1950 तक आते आते गणतंत्र दिवस के रूप में मान्यता मिल गया उसको। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस तरह से नोट्स बनाते चलेंगे, एक पेज लेंगे A4 साइज पेज, और उस पर जिस तरह से हम नोट्स बना रहे हैं उस तरह से शॉर्ट नोट्स। अथाह समुद्र है, जीएस का सेक्शन जो है बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ा महासागर है, इसको कैसे अपने छोटे से अंजलि में समेटना है इस तरह से हम बताते चल रहे हैं। आपको भी थोड़ा समेट के रखना है, क्योंकि ज़्यादा महासागर में डूबेंगे तो डूबे रह जाएंगे। इसको समेटना है, इसको छोटा करना है सारे जीएस के सेक्शन को, बहुत बड़ा सेक्शन है। तो इस तरह से A4 साइज में हम नोट्स बनाते रहेंगे, उसको पिनअप करके चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज, और उसको हम अपने फाइल में रखेंगे ताकि उसको रिवीजन करने में आसानी हो। 14th क्वेश्चन है, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। आईएनए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएनए का बहुत बड़ा रोल है इंडियन इंडिपेंडेंस में। इंडियन नेशनल आर्मी, इसको बोला जाता है आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज को ही आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी बोला जाता है। आज़ाद हिंद फौज को ही इंडियन नेशनल आर्मी बोला जाता है। तो आईएनए के मुकदमे में पेश हुए वकील जो हमारे थे, भूला भाई देसाई थे। हाँ, भूला भाई देसाई इसका राइट आंसर है। भूला भाई देसाई हमारे आईएनए के मुकदमों में पेश हुए थे। और आईएनए के बारे में थोड़ा जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत बार बहुत तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है आईएनए से रिलेटेड। तो इसको स्थापित करने का सबसे पहले ख्याल आया कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में। कैप्टन मोहन सिंह इसके संयोजक थे। कैप्टन मोहन सिंह, इनके दिमाग में सबसे पहले आया कि इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज का एक गठन किया जाए, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली। इनको उस स्तर पे सफलता नहीं मिली, असफल रह गए। इसको पैन इंडिया स्तर पे या जितना बड़ा सफलता सुभाष चंद्र बोस ने दिलाया उतना बड़ा सफलता नहीं दिला पाए।
लेकिन शुरुआत इन्होंने ही किया था। उसके बाद एक आते हैं रास बिहारी बोस। INA का तार इनसे जुड़ता है, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने बहुत बड़े स्तर पर इसमें काम किया। इन्होंने सिंगापुर में, कहाँ पे स्थापित किया इसको? सिंगापुर में इसको स्थापित किया। रास बिहारी बोस ने INA को सिंगापुर लेके गए और सिंगापुर में इन्होंने इसका संचालन किया। और कब, तारीख भी कभी क्रोनोलॉजी भी इम्पोर्टेंट रहता है। 1942 में, 1942 में INA अस्तित्व में आया। और क्या सुभाष चंद्र बोस कब जुड़ते हैं इससे? तो अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को INA का सर्वोच्च सेनापति बनाया जाता है। आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति इनको बनाया जाता है। सर्वोच्च सेनापति बन जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद तो INA बहुत बड़ा काम किया था, सबको पता ही है। किसके साथ INA हमारा काम किसके साथ कर रहा था? तो धुरी विश्व युद्ध जो चल रहा था उस समय 1939 से 1945 तक 6 साल जो विश्व युद्ध चला था, तो धुरी राष्ट्र की तरफ से मिले हुए थे। INA कहाँ था, कहाँ लेके गए थे उसको? सुभाष चंद्र बोस। तो धुरी राष्ट्र जो हमारा था, जापान, जर्मनी, इसके साथ थे। जापान, जर्मनी इसका साथ दे रहे थे और इनका मानना था कि इसका साथ देकर इसी की सहायता से युद्ध लड़ करके हम अंग्रेज़ों को भारत से भगा सकते हैं। अंग्रेज़ विनती से नहीं मानने वाला है, तो युद्ध लड़के ही अंग्रेज़ों को भगाया जा सकता है। ये लोग गरम दल वाले थे, क्या शांति में, अहिंसा में विश्वास नहीं करते थे। इनका एक ही मकसद था कि युद्ध में हरा करके ही अंग्रेज़ों को परास्त किया जा सकता है। तो जो विश्व चल रहा था उसमें जापान, जर्मनी की तरफ से, धुरी राष्ट्र की तरफ से INA सहयोग कर रही थी और उससे सहयोग ले भी रही थी। अंडमान निकोबार द्वीप को जापानी सैनिकों के सहयोग से आज़ाद करा लिया गया था सबसे पहले, और वहीं पे सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार झंडा फहराया था। लेकिन बुरा क्या हो जाता है कि जापान पर जब परमाणु अटैक हो जाता है, परमाणु हमला हो जाता है जापान पे, तो परमाणु हमला जब जापान पे हुआ तो हमारे सारे INA के सैनिक पकड़ लिए जाते हैं। INA के सैनिक भी पकड़े जाते हैं। इंडियन नेशनल आज़ाद हिंद फौज के सैनिक पकड़ लिए जाते हैं, पकड़े गए। और इन पे क्या हुआ? दिल्ली में मुकदमा चला, उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा। और इन पे कहाँ पे? दिल्ली में मुकदमा चला, याद रखना है। और बहुत जल्दी, उस समय बहुत फास्ट ट्रैक कोर्ट चलता था, बहुत जल्दी इनको दोषी मान करके फांसी दे दिया गया। फांसी दे दिया गया। भूलाबाई देसाई अपने और बहुत सारे वकील थे जो INA की तरफ से मुकदमे लड़े, लेकिन उस समय तो अंग्रेज़ों का राज था, जिसे चाहते थे फांसी दे देते थे। तो इन बहुत सारे सैनिकों को क्या हुआ? फांसी दे दिया गया। जब इनको फांसी दिया गया, फांसी की सज़ा मिली कहाँ पे? दिल्ली में। और आगे चलते हैं। तो दोषी सिद्ध करके इनको फांसी का सज़ा दिया गया, तो एक बहुत ही अच्छा आया। कौन? लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल नाम का एक आदमी जो वायसराय था उस समय भारत का, उसने क्या किया कि इन सबको माफ़ी दे दिया।
दबाव इतना बना, भारतीयों के महात्मा गांधी वगैरह जितने भी उस समय राजनेता थे जो इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए संघर्ष कर रहे थे, इन्होंने इतना प्रेशर बनाया, इतना दबाव बनाया कि लॉर्ड वेवेल को माफ़ी देना पड़ा इन सबको। तो INA के जितने भी सैनिक थे उनको माफ़ी मिल गया, किसके द्वारा? लॉर्ड वेवेल के द्वारा। इसको भी याद रखना है कि कौन सा बादशाह था जिसने INA के सैनिकों को जब फांसी की सज़ा हुई तो उसको माफ़ किसने किया था? तो हमारा जो लॉर्ड वेवेल था, इसने माफ़ कर दिया उनके सज़ा को। चलिए, इस तरह से कुछ इसके बारे में जितने भी तथ्य हैं उसको याद रखेंगे, फैक्ट्स को, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन बने तो क्वेश्चन हमारा छूटे नहीं। भूलाभाई देसाई हमारे वकील थे जो INA के मुकदमे में INA की तरफ से पक्ष रख रहे थे। 15th क्वेश्चन हमारा, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज बहुत पहले से इंडिया में चल रहा था, बाद में उसको प्रेजेंट स्वरूप तो आज़ादी के समय मिला, लेकिन उस समय भी तिरंगा झंडा हमारा था। उसको भीकाजी कामा मैडम ने कहाँ पे फहराया था? तो इसका आंसर हमारा है स्टुटगार्ट जगह है जहाँ पे भीकाजी कामा में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको याद रखना है कि भीकाजी कामा ने स्टुटगार्ट में इसको फहराया था। अगर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? 16th क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो क्वेश्चन में है विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, CR दास देशबंधु, विलियम वेडनवर्ड 1907 के कांग्रेस सभापति, श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक। उपयोग में से कोई नहीं, उपयोग में से एक से अधिक। क्वेश्चन देखने से ही लगता है कि विलियम वेडनवर्ड जो था 1907 का कांग्रेस सभापति नहीं था। 1907 में कौन थे? रास बिहारी घोष थे। एक रास बिहारी बोस है और एक रास बिहारी घोष है, दोनों अलग अलग है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो इसको याद रखना है कि रास बिहारी घोष जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1906-07 में। और रास बिहारी बोस थे जो INA के स्थापना से जुड़े हुए थे। आज़ाद हिंद फौज के स्थापना से रास बिहारी बोस जुड़े थे और घोष जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 1906-07 में कार्य किए थे। कांग्रेस के अधिवेशन में उनको अध्यक्ष चुना गया था। और एक तो यह जोड़ी गलत है, ये मिलान गलत है कि 1907 के कांग्रेस सभापति का विलियम वेडनवर्थ ने नहीं किया था अध्यक्षता। और द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे नहीं थे, विनोबा भावे हमारे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। तो यह जोड़ी भी सही नहीं है। CR दास देशबंधु, हाँ यह सही है। हमारा जो B ऑप्शन है, CR दास का देशबंधु कहा जाता है उनको, यह ऑप्शन सही है। बाकी हमारा याद रखने वाला चीज़ है कि फर्स्ट जो सत्याग्रही थे, फर्स्ट सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रह का फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। विनोबा भावे थे व्यक्तिगत सत्याग्रही फर्स्ट। सेकेंड वाला तो जो है दिया, इसमें सेकेंड दे दिया है। सेकेंड सत्याग्रही हमारे कौन थे? JL नेहरू थे। JL नेहरू, इसी तरह से शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है। JL नेहरू हमारा सेकेंड सत्याग्रही थे। हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कब हुआ था? अक्टूबर 1940 में शुरू हुआ था हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था, अक्टूबर 1940 में शुरू हुआ था। और कहाँ से शुरू हुआ था? तो एक पवनार आश्रम महाराष्ट्र में है, पवनार आश्रम। सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, GS का सेक्शन वास्ट होता है थोड़ा। पवनार आश्रम कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। यहाँ से इन्होंने शुरू किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह। और व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का मेन उद्देश्य क्या था? इसका मोटिव क्या था? इसका मोटिव क्या था? क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकेंड विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय सेकेंड विश्व युद्ध चल रहा था। तो फर्स्ट विश्व युद्ध में तो अंग्रेजों ने झूठ साच बोल करके, कुछ छल करके भारतीय सैनिकों का साथ ले लिया था। 12 लाख सैनिकों को ले गए थे लड़ने के लिए, उसमें से 1 लाख सैनिक मारे गए थे। बहुत बड़ा नुकसान हुआ था इंडियन आर्मी का और भारतीयों का। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में भी ये लोग चाह रहे थे अंग्रेज की भारतीय सैनिक, भारतीय फौज उनके तरफ से वर्ल्ड वार में कूदे, उनके तरफ से वर्ल्ड वार में लड़ाई लड़े और मारा जाए। तो
इसमें ये लोग हमारे राजनेता थे, वह इंडियन आर्मी को नहीं जान, भारतीय फौज को उसमें शामिल नहीं होने देना चाहते थे। उसी से अलग सिद्ध करने के लिए जो सत्याग्रह हमारा शुरू हुआ था, या सत्याग्रह जो शुरू हुआ था, इसको याद रखना क्यों शुरू हुआ था। तो जो विश्व युद्ध था, विश्व युद्ध से खुद को अलग साबित करने के लिए, खुद को अलग, यानी विश्व युद्ध में हम अंग्रेजों के साथ अलग सिद्ध करने के लिए, अंग्रेजों के साथ नहीं है, विश्व युद्ध में खुद को अलग सिद्ध करने के लिए इन्होंने यह शुरू किया था सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। अच्छा, व्यक्तिगत सत्याग्रह का एक नाम जो है हमारा, यह भी याद रखना है, इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी बोला जाता है। दिल्ली चलो आंदोलन भी इसको बोला जाता है। किसको? व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन। श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक, नहीं, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा क्या थे? इंडिया हाउस के संस्थापक तो हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस के संस्थापक है। कुछ पूछ सकता है, इंडिया हाउस के संस्थापक कौन है? इंडिया हाउस कई कई देशों में बना था उस समय। इंडिया हाउस कहाँ के संस्थापक? लंदन के संस्थापक, पेरिस के नहीं, लंदन के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा है। इसमें पेरिस का दे दिया है। श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस का निर्माण किया था। और कोई हमारा विनोबा भावे, CR दास, देशबंधु, श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक। ठीक है, तो दिल्ली चलो आंदोलन 1940, क्रोनोलॉजी याद रखना है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1940 में। कहाँ से शुरू हुआ था? पवनार आश्रम, महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। और एक फैक्ट कहीं पे और हम जोड़ सकते हैं इसको कि लॉर्ड लिनलिथगो था व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, जो अगस्त प्रस्ताव लेकर के आया था। अगस्त प्रस्ताव में कुछ बातें थी कि आप लोग लड़ाई में मेरा साथ दीजिए, लड़ाई के बाद हम आप लोगों का भागीदारी बढ़ाएंगे शासन में। सत्याग्रह के समय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो था। और इसने सहयोग के लिए इंडियन आर्मी से भारतीय सैनिकों के सहयोग के लिए बोला था कि जब विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तब हम आप लोगों का सहभागिता बढ़ाएंगे इंडियन प्रशासन में, भारतीय प्रशासन में। लेकिन एक बार तो ठगे गए थे प्रथम विश्व युद्ध में, इसलिए कांग्रेस ने और भारतीयों ने, जो भी क्रांतिकारी, ने साफ मना कर दिया कि नहीं, इस बार हम अगस्त प्रस्ताव नहीं मानेंगे, हम लोग करेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह, तुम्हारा साथ नहीं देंगे, साबित भी करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए थे 26 जनवरी 1930 के बारे में, जब JL नेहरू ने तिरंगा झंडा रावी नदी के तट पर फहराया था। 26 जनवरी 1930 का डिस्कस किए थे। 1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद उन्होंने 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया था। इस दिन पूर्ण स्वराज दिवस या पूर्ण स्वराज आंदोलन भी ऑप्शन में दिया हुआ था, तो इसी को बोलेंगे पूर्ण स्वराज दिवस हमारा शुरू हुआ था। पूर्ण स्वराज दिवस कब शुरू हुआ था? 26 जनवरी 1930 को। इसके बाद हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में उसी दिन को मनाया जाता है। 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था आज़ादी तक। आज़ादी के बाद इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मान्यता मिला 1950 में। तो ज़्यादा कुछ फैक्ट है नहीं, चलते हैं आगे। एक मिनट,
बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? अगला क्वेश्चन हमारा है 18th क्वेश्चन, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? बंगाल में जो द्विशासन प्रणाली है हमारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ऑप्शन हमारा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा हमारा द्विशासन प्रणाली लागू हुआ था। इसको टिक करेंगे, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। द्विशासन प्रणाली हमारा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू हुआ था। द्विशासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू हुआ था। और इसको हटाया किसने? इसको ख़त्म किया वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने इसको ख़त्म कर दिया था। वारेन हेस्टिंग्स ने इसको ख़त्म कर दिया था द्विशासन प्रणाली को। कब लागू हुआ था द्विशासन प्रणाली? 1765 में लागू हुआ था द्विशासन प्रणाली। 1765 में लागू किया था इसने, और बहुत जल्द 6-7 साल के बाद लगभग 1772 में इसको वारेन हेस्टिंग्स ने ख़त्म भी कर दिया। 1772 में इसको वारेन हेस्टिंग्स ख़त्म कर चुका था। वारेन हेस्टिंग्स हमारा जो है एक बंगाल का तो पहला गवर्नर जनरल था ही। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल हमारा वारेन हेस्टिंग्स था। और एक ऐसा यह गवर्नर जनरल था, एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जिस पे महाभियोग चला। एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर इंग्लैंड में क्या चला? महाभियोग चला। महाभियोग का मुकदमा चला। कुछ घूस लेते हुए इस पर कोई आरोप लगा था, घूस लेने का, 3-4 लाख रुपया घूस लेने का आरोप लगा था। तो जिसने आरोप लगाया था कोई ब्राह्मण, उसको तो इसने 5-7 दिन के अंदर में फांसी दिलवा दिया। उसे मानहानि का मुकदमा किया। नंद कुमार नाम के कोई ब्राह्मण थे, बहुत सारा लंबा कहानी है इसका। तो नंद कुमार को इसने मानहानि के मुकदमे में कि ये मेरा इज्जत डुबा दिया, मानहानि के मुकदमे में फांसी पे चढ़ा दिया। लेकिन जब यह इंग्लैंड गया तो इस पर मानहानि का मुकदमा चला। उससे भी यह पाक साफ अधिकारी था बहुत बड़ा, वहाँ से भी हुआ मानहानि के मुकदमे में भी यह साफ सुथरा निकल गया। और जो नंद कुमार ब्राह्मण था उसको तो इसने फांसी पे चढ़वा दिया। वारेन हेस्टिंग्स पावर था, सत्ता था, और फांसीवादी सत्ता था, तो भारतीयों को बख्शता नहीं था, इसीलिए इसे मुक्ति जरूरी था। आगे देखते हैं। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महात्मा राजा राम मोहन। तो सबको पता है कि स्वामी विवेकानंद जो हमारे स्वामी विवेकानंद जो थे शिकागो के धर्म संसद में, स्वामी विवेकानंद शिकागो के धर्म संसद में भाग लिए थे 1893 में। राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती आर्य समाज, और एक है हमारे ब्रह्म समाज के संस्थापक। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक। इसको याद रखना है, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक है। और दयानंद सरस्वती जो है, दोनों का काम लगभग मिला जुला था। दयानंद सरस्वती जो थे आर्य समाज के संस्थापक, सबने समाज सुधार का कार्य किया।
और क्षेत्र दोनों का अलग अलग था। ब्रह्म समाज का क्षेत्र जो बंगाल था, बंगाल के क्षेत्र में सक्रिय थे, और यह मुंबई बम्बई क्षेत्र में सक्रिय थे, बम्बई क्षेत्र, और धीरे धीरे यूपी और बिहार तक के क्षेत्र में इनका आंदोलन चला। और बम्बई के क्षेत्र में पहले शुरुआत किए थे आर्य समाज का, दयानंद सरस्वती। तो आगे 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी 1923 में गठित हुआ था। तो हमारे CR दास जो थे और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 में। स्वराज पार्टी गठन करने का कारण था कि होता क्या है, चलिए 1922 में 12 फरवरी 1922 को क्या होता है, चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। 12 फरवरी को जब असहयोग आंदोलन वापस हो जाता है, असहयोग आंदोलन वापस हो जाता है, तो ये लोग नाराज़ हो जाते हैं। कौन? CR दास, मोतीलाल नेहरू, जो भी नेता थे वह गांधी जी से थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, नाराज़ होकर के असहयोग आंदोलन की वापसी से नाराज़ होकर के नाराज़गी में इन्होंने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, जब तक शासन के अंदर नहीं घुसेंगे। उस समय कहीं कहीं पे चुनाव होते थे और चुनाव में भारतीयों को भाग लेने दिया जाता था। तो उसी चुनाव में क्षेत्रीय चुनाव में भाग लेने के लिए CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर क्या किया था, स्वराज पार्टी बना लिया था। एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी बना लिया था, स्वराज पार्टी। पहले इसका नाम कुछ और था, बाद में बदल के 1923 में 1922 में ही बना था, लेकिन 1923 में इसका नाम बदल के स्वराज पार्टी कर दिया। 1922 में इसका कुछ कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी 1922 में जब बना तो इसमें कांग्रेस खिलाफत नाम जुड़ा हुआ था। बाद में इसका नाम सीधा स्वराज पार्टी कर दिया गया। तो फैक्ट सब है, याद रखना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया था, की रचना किसने की थी? नील दर्पण से सीधा नाम जुड़ा हुआ है हमारा किसका, दीनबंधु मित्र का। इन्होंने ही नील दर्पण का रचना किया था। एक उपन्यास है जिसमें बंगाल के किसानों का, चंपारण के किसानों का नहीं, बंगाल के किसानों का उसमें चित्रण किया गया है, किस तरह से उनको फोर्स किया जाता था नील की खेती के लिए। उसमें बहुत ही किसानों के दमन का चित्रण किया गया है। दीनबंधु मित्र और नील दर्पण, दीनबंधु मित्र याद रखना है। इस तरह के फैक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? 22 नंबर क्वेश्चन है। और फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया, यह लड़ाई था अंग्रेजों के द्वारा। इसके बाद अंग्रेजों का शासन पूरे भारत पे, फ्रांसीसियों को इन्होंने खदेड़ दिया, हरा दिया फ्रांसीसियों को, पूरे भारत पे इनका कब्जा हो गया। तो फ्रांसीसियों के खिलाफ वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? पृथक निर्वाचन मंडल से हमारा जुड़ता है भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 का नाम जुड़ता है हमारा पृथक निर्वाचन मंडल से। भारत परिषद अधिनियम 1909 पृथक निर्वाचन मंडल आरंभ किया गया था इस दिन। पृथक निर्वाचन मंडल किससे जुड़ा है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से। 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? छोटा नागपुर का क्षेत्र था, इसको सिंहभूम का क्षेत्र भी बोला जाता है, छोटा नागपुर क्षेत्र।
सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग इस सब क्षेत्र छोटा नागपुर के क्षेत्र में आता है। तो सिंहभूम के क्षेत्र में 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व कोल विद्रोह हुआ था। याद रखना है, कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 में सिंहभूम के क्षेत्र में। 1831 में सिंहभूम के क्षेत्र में कोल विद्रोह हुआ था। आगे देखते हैं। निम्न से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? गांधी जी की पढ़ाई, यह सब क्वेश्चन दोबारा रिपीट होने का चांस बहुत कम है, एक बार पूछ लिया गया है। गांधी जी जिस कॉलेज से पढ़ाई किए थे, श्यामल दास कॉलेज, भावनगर से इन्होंने, बाद में इंग्लैंड जाकर इन्होंने वकालत की पढ़ाई भी की थी। श्यामल दास कॉलेज से इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की थी। 25वां बिहार विशेष का क्वेश्चन है। बिहार विशेष का क्वेश्चन, एपिसोड थोड़ा लंबा होते जा रहा है सेशन, इसलिए हम अगले सेशन में बना करके इसको डाल देंगे। बिहार विशेष और आगे ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और साइंस का कुछ क्वेश्चन है और मैथ का 10 क्वेश्चन है। इसको हम अगले सेशन में बना के डालेंगे। और देखिए, इसका नोट्स इसी तरह बनाते चलिए ताकि आपका भी शॉर्ट नोट्स, जो बहुत बड़ा अथाह समुद्र है, उसको थोड़ा सा समेट करके छोटा किया जाए। इसके लिए शॉर्ट नोट्स ज़रूरी है, इसको बनाते चलिए पेज में। और सेशन को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए ताकि इस तरह के सेशंस हम बार बार आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।